Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 8th class science book. हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी 8th class की साइंस बुक. Dear students, we are studying our first lesson. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंध. ये हमारा फर्स्ट लेसन है और इस लेसन में हम लोग खेती करने के जो विभिन्न चरण हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने पढ़ा है इस लेसन में कि खेती करने के 7 चरण होते हैं, यानी 7 प्रकार के काम खेती करने के लिए, एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए करने होते हैं. मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण. डियर स्टूडेंट्स, इट इज माय 5th वीडियो. ये मेरा 5वां वीडियो है ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का. आई हैव पोस्टेड 4 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैं इस लेसन के 4 वीडियोज ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं एंड वी हैव स्टडीड दिस लेसन द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द लेसन. इस लेसन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, इन डिटेल विस्तार से हम पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड द 5 स्टेप्स ऑफ द एग्रीकल्चर. 5 जो स्टेप्स है, 5 जो चरण हैं खेती के, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 6th स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 6ठे चरण के बारे में, जो खेती का 6ठा चरण है. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खेती के 6ठे चरण से, यानी कि जिसका नाम है कटाई. पिछले वीडियो में हम खरपतवार के बारे में स्टडी कर चुके थे डिटेल से कि खरपतवार क्या होती है. जो खेत में मुख्य फसल के अलावा जो फालतू पौधे उग जाते हैं और जो पौधे मुख्य फसल का पोषण ले लेते हैं और मुख्य फसल की वृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है. हमने ये भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि खरपतवार को हटाया कैसे जाता है, मनुष्य यानी हाथों से कैसे हटा सकते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है जो कि खरपतवार को नष्ट कर देती है, वो कौन सी दवाइयाँ होती है. और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में. आज हम लोग खेती का 6ठा चरण पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कटाई. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है. फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है. कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं. एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है. 3 से 4 महीने में फसल पकती है. फिर उसको काटने के अलग अलग तरीके हैं. कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनको हम जड़ से उखाड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको काटते हैं अपन. हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं. देखो, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे जो प्रश्न होते हैं बीच बीच में से वो प्रश्न बन जाते हैं कि हार्वेस्टर क्या होता है. यानी खेती के अंदर जब फसल पक जाती है तो फसल को काटने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं. या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि फसल की कटाई के लिए कौन सी मशीन काम आती है, तो हार्वेस्टर मशीन होती है. ये ध्यान रखना है. काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है. अब जैसे आपने फसल काट तो ली, लेकिन उसके अंदर जो दाना है, फसल के अंदर जो दाना है, उसको अलग भी तो करना पड़ेगा. बाकी का जो हिस्सा है फसल का वो तो चारा हो जाएगा, उसका तो भूसा भी कह सकते हैं, भूसा हो जाएगा. लेकिन जो दाना है, जो हमारे काम की चीज़ है, वो अलग कैसे करना है. तो इसको, बीज को या दाने को भूसे से अलग करने की जो क्रिया है उसे थ्रेशिंग कहते हैं. ये भी एक प्रश्न बन जाता है कई बार, थ्रेशिंग क्या होती है. तो भूसे को या फसल के अतिरिक्त भाग को
बीज से अलग करने या दाने से अलग करने की जो क्रिया होती है वो थ्रेशिंग कहलाती है। और यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। देखो इसमें जो कंबाइन मशीन है, देखो यहां पर चित्र दिखाया गया है इसका, ये दोनों काम करती है। कंबाइन मशीन जो होती है वो कटाई भी करती है और दाने को अलग भी करती है। तो दोनों काम करने वाली मशीन जो है वो तो है कंबाइन मशीन। और अलग अलग काम करना हो तो अलग अलग काम, यानी कि कटाई के लिए अलग मशीन आती है और दाना अलग करने के लिए अलग मशीन आती है। तो केवल कटाई वाली मशीन तो है हार्वेस्टर। और कटाई मान लो किसी ने हाथ से कर ली और दाना निकलवाना चाहता है वो, तो उसके लिए अलग मशीन आती है जो केवल दाना निकालती है, वो होती है थ्रेशर। थ्रेशिंग करने की जो क्रिया होती है जिसमें दाने को अलग किया जाता है भूसे से, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग का काम करने के लिए जो मशीन होती है वो थ्रेशर कहलाती है। थ्रेशिंग से ही बना है थ्रेशर। तो अलग अलग दो काम है, फसल को काटना और उसका दाना निकालना। तो फसल को काटने के लिए जो अलग से मशीन होती है वो तो हार्वेस्टर मशीन है, और केवल दाना निकालने वाली मशीन है वो थ्रेशर मशीन है। लेकिन दोनों कामों को एक ही मशीन भी कर सकती है और उसका नाम है कॉम्बाइन मशीन। जो ये यहाँ पर चित्र दिख रहा है, ये काटती भी है और अनाज को अलग भी करती है। अब ये तो जैसे बड़ा खेत हो किसी के तो मशीन को बुलाते हैं, लेकिन कई बार खेत छोटा होता है तो मशीन को बुलाना महंगा पड़ता है और छोटे खेत में मशीन चल भी नहीं पाती ठीक से। तो उस समय पर क्या करता है, किसान अपने हाथ से ही सारा कार्य करता है। तो काटने का काम तो दराती से होता ही है। अब भूसा उसको दाना निकालने का काम भी हाथ से कर सकते हैं। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, उनको फटकते हैं, ऊपर से नीचे पटकते हैं पकड़ करके, और पंखा या कुछ हवा चला देते हैं तो वो भूसा तो उड़ जाता है और दाना नीचे गिर जाता है। तो ये हाथ से भी किया जा सकता है इस काम को। जब हाथ से फटक करके अलग करते हैं तो उसको कहते हैं विनोइंग। ये ध्यान रखने ये सारे शब्द विनोइंग कहते हैं। जब छोटे खेत में कम फसल होती है, मशीन बुलाना महंगा पड़ता है, तो किसान अपने काट भी हाथ से लेता है, दराती के उपयोग से काट लेता है और फटक करके हवा में फटक करके उसके दाने को भी अपने हाथ से ही अलग कर लेता है। इसको विनोइंग कहते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब देखो, फटकना वैसे हाथ से ही होता है, लेकिन फटकने में भी एक मशीन है छोटी सी, विनोइंग करने वाली मशीन, विनोइंग मशीन कहते हैं इसको। तो ये सिंपल मशीन है, ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, तो हाथ से करने के लिए ये छोटी मशीन यूज की जाती है जिसको विनोइंग मशीन कहते हैं। तो दोनों प्रकार से जो कटाई का काम है वो दो प्रकार से किया जाता है। हाथ से जब किया जाता है तो वो तो दराती से होता है, और जब मशीन से करते हैं तो वो होता है हार्वेस्टर मशीन से। और दाना निकालने का काम भी हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। जब हाथ से किया जाता है तो उसको विनोइंग कहते हैं, और जब मशीन से करते हैं तो वो मशीन होती है थ्रेशर। और ये दोनों ही कार्य, काटने और दाना अलग करने का कार्य, दोनों का मिलाकर के जो मशीन करती है वो होती है कॉम्बाइन मशीन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कटाई के विभिन्न तरीकों के बारे में। अब कटाई का पर्व भी होता है। अपने देश में जब भी फसलें कटती है तो पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। आपको पता है होली और दीपावली, इन दोनों पे ही है ना फसल कटती है। दीपावली में तो जब हम लोग दीपावली में नहीं, होली में जब हम लोग होली जलाते हैं तो उसमें आपको याद हो तो उसमें होले सेकने की परंपरा है, यानी जो गेहूं के जवारे होते हैं उनको हम सेकते हैं होली के समय, तो वो फसल कटती है उस समय। ऐसे ही दीपावली पे भी फसल कटती है, जो हम बरसात में बाजरा वगैरह बोते हैं वो दीपावली के आसपास कटती है। तो कटाई के भी पर्व मनाए जाते हैं। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद, 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों यानी सोने जैसे दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास
एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है, यानी सब खुशी से झूम उठते हैं जब फसल लहलहाती है। यह समय थोड़ा आराम करने व खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ये जो त्योहारों के नाम आए हैं, ये सब फसल की कटाई पर मनाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि फसल की कटाई पर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखो, तो ये नाम हमें याद रहने चाहिए। अब आ गया है सबसे लास्ट वाला स्टेप, यानी 7वां स्टेप। खेती में जब हम लोग खेती में 7 स्टेप्स की बात करते हैं, 7 चरणों की बात करते हैं, तो लास्ट का स्टेप है भंडारण। भाई खेती में आपने फसल को काट लिया, अभी काटने वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया यहाँ पर। तो जब आप खेती में आपने फसल काट ली तो अब क्या बचा, उसको आपको स्टोर करना है, फसल को उसको भंडारित करना है, उसको सुरक्षित रखना है ताकि वो खराब नहीं हो, और जब आपको अच्छे भाव मिले तो अब आप बेच सकते हैं फसल को। तो ये भंडारण करने का भी एक खास स्टेप है। अन्यथा अगर आपने अच्छी तरह स्टोर नहीं किया फसल को, दानों को, बीज को अगर ढंग से आपने स्टोर नहीं किया, भंडारित नहीं किया, तो वो खराब हो सकती है। इसलिए भंडारण भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए पढ़ते हैं भंडारण के बारे में। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। देखो क्या क्या चीजें खराब कर सकती है कटी हुई फसल को। एक तो नमी, यानी गीलापन जो होता है वो फसल को फफूंद हो जाती है उसमें, तो नमी फसल को खराब कर सकती है। कीट यानी कीड़े पड़ जाते हैं, घुन वगैरह, वो खराब कर सकते हैं। चूहे जो हैं वो काट जाते हैं बोरियों को और उसको उसके अंदर मलमूत्र कर देते हैं, जीवाणु कर देते हैं। और सूक्ष्म जीव यानी ऐसे भी जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोब्स जिनको हम कहते हैं, वो सूक्ष्म जीव से भी कई रोग पैदा हो जाते हैं फसलों में, यानी कटी हुई फसल में या अनाज में सूक्ष्म जीव भी कई रोग पैदा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से उसको बचाना पड़ेगा। नमी से, कीट से, चूहों से, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में जो हम काटते हैं फसल, कटी हुई, तुरंत कटी हुई जो फसल है जिसको हम ताजा फसल कह सकते हैं, ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, गीलापन होता है उसमें। यदि फसल के बीजों या दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। तो अगर आपने फसल काटी, उसमें नमी ज़्यादा होती है, कटी हुई फसल में आपने ताज़ा दाने निकाले उसके, तो उनमें नमी होती है, तो उसको सुखाना पड़ता है पहले। अगर आपने बिना सुखाए उसको रख दिया भंडारित करने के लिए, तो उसके अंदर नमी के कारण से वो खराब हो सकती है, उसमें फफूंद पैदा हो सकती है, और उसमें जब कीड़े, जिसको हम कीड़े कहते हैं, या जो जीव पड़ जाते हैं, तो उसके कारण से फिर वो उगने योग्य नहीं रहते हैं, वो बीज खराब हो जाते हैं, वो दाने खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि जो ताज़ा फसल कटती है उसको पहले सुखाया जाना चाहिए धूप में, ताकि उसकी नमी जो है, गीलापन है, वो दूर हो जाए। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, नमी कम हो जाए, उनमें गीलापन कम हो जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। कीट पीड़कों यानी कीड़े मकोड़े, जीवाणु जो कि रोग पैदा करते हैं, और कवक यानी फफूंद, उससे सुरक्षा हो जाती है अगर अपन उनको धूप में सुखा देते हैं, दानों को, ताज़ा कटे हुए दानों को, तो उनकी नमी दूर हो जाती है और वो सुरक्षित हो जाते हैं। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, जूट के जो बोरियां जिसको अपन कहते हैं, उनमें, धातु के बड़े बड़े पात्र जिनको ड्रम कहते हैं अपन, बिन्स में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है।
किसान के खेत में अपने खुद के खेत की जो फसल होती है वो बोरियों में डाल के एक बार स्टोर कर लेता है या ड्रमों में डाल लेता है, बिन्स में डाल लेता है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर फसल को सुरक्षित रखना हो तो बड़े बड़े भंडार गृह काम आते हैं, जिनको साइलो कहा जाता है। क्या होते हैं साइलो, ये भी हम देखेंगे, जिससे उनको, अभी यहाँ पर बीच में पहेली भी आ गई है। क्या कह रही है ये, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। तो अनाज में जब नीम की पत्तियां रखते हैं तो वो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें से नीम की पत्तियां रखना भी एक उपाय है, इसीलिए इसकी मम्मी अनाज के साथ नीम की पत्तियां रखती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब बड़े पैमाने पर बीजों को सुरक्षित रखना हो तो बड़े बड़े भंडार गृहों का उपयोग किया जाता है, जिनको साइलो और भंडार गृह कहते हैं, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे व कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। पीड़क जिसको कहते, पीड़क का मतलब है चूहे और कीड़ों। चूहे काट देते हैं, कीड़े जो होते, कीट जो होते हैं वो उनको खा जाते हैं फसल के दानों को, तो ये पीड़क कहलाते हैं। देखो, और पीड़क नाशी एक दवाइयाँ जो आती है ना, इन कीड़ों को, चूहों को और कीटों को खत्म करने के लिए, दूर रखने के लिए जो दवाइयाँ आती है वो कीट पीड़क नाशी कहते हैं उसको। तो पीड़क इनको कहते हैं, चूहे और कीटों को पीड़क कहते हैं, और इनको हटाने वाली, मारने वाली जो दवाइयाँ होती है वो पीड़क नाशी कहलाती है। तो इन बड़े बड़े भंडार गृहों और साइलो जो होते हैं उनको यूज किया जाता है बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि पीड़कों से वो सुरक्षित रहे, जैसे कि चूहे व कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चित्र दिए हुए हैं, भंडार गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण। देखो, भंडार गृहों में ऐसे एक के ऊपर एक बोरियों की बड़ी बड़ी लाइनें लगा करके रखा जाता है। उनके बीच में गैप भी रहता है ताकि हवा आती रहे और वो खराब नहीं हो, और वो ऊपर से कवर्ड होते हैं, बरसात में, धूप में खराब नहीं होते हैं। तो ये भंडार गृहों में इस तरह बोरों में अनाज का भंडारण किया जाता है। और यहाँ एक दूसरा जो चित्र दिख रहे होंगे आपको, सिलेंडर है, जैसे बड़े बड़े सिलेंडर, ड्रम, ये साइलो है, अनाज भंडारण हेतु साइलो। ये बहुत बड़े बड़े ड्रम होते हैं जिनमें कि अनाज को रखा जाता है और इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये साइलो और भंडार गृह हैं जिनमें कि अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। तो अब हमारे 8 जो पॉइंट हैं खेती के, 7 जो चरण थे, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा वो 7 चरण। ये जो 7 चरण थे उसमें लास्ट का जो चरण था वो भंडारण था। हमने आज पूरे कर लिए हैं 7 चरण, और लास्ट का एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है जंतुओं से भोजन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पादपों से भोजन के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। खेती भी एक तरीका पौधों से भोजन प्राप्त करने का ही है, यानी खेती भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अंतिम जो बिंदु इस लेसन में दिया हुआ है वो है जंतुओं से भोजन। क्रियाकलाप 1.3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, खाद्य पदार्थ, दूध, सब्जी, जो भी खाने की चीज़ें वो लिखना है। इनके स्रोत क्या है, कहाँ से मिलते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से मिलते हैं दूध। तो ये एक टेबल है जो आपको भरनी है, और यहाँ पर दूध के बाद में आप क्या लिख सकते हैं? सब्जी, फल, और क्या लिख सकते हैं? अंडे। तो अब देखो, सब्जी कहाँ से मिलेगी? पादपों से। फल कहाँ से मिलेंगे? पादपों से। अंडे कहाँ से मिलेंगे? मुर्गी से। तो अब इसको आपको फिल करना है क्रियाकलाप 1.3 लिख के, और ये प्रश्न लिख के ये टेबल बनानी है, आपको फिल करनी है। अब देखो, इस टेबल के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जंतु भी हमें ये खाद्य पदार्थ देते हैं, जैसे कि दूध हमें जंतुओं से मिलता है। कई लोग जो मांस खाते हैं उनको मांस मिलता है जंतुओं से। कई लोग जो अंडे खाते हैं उनको अंडे भी जंतुओं से मिलते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं।
जो समुद्र के तटों पर रहते हैं उनके खाने में मछली जो है वो बहुत ही खास व्यंजन होती है, यानी रोज वो सुबह शाम मछली खाते हैं, क्योंकि वो मछली पकड़ते हैं, वहीं रहते हैं वो, तो मछली का उपयोग करते हैं लोग। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण क्या क्या हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि, 7 चरण हमने पढ़े हैं। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास व देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे खेती करने के लिए 7 चरण हैं, उन चरणों के द्वारा हम फसल का ध्यान रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको काटते हैं, सारा उसको एक अच्छी फसल प्राप्त करते हैं जो 7 चरणों के द्वारा। ऐसे ही जो जानवरों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उसके लिए उनको भी पालना पड़ता है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, तब वो हमें दूध अच्छा देते हैं, या जो भी हम उनसे प्राप्त करते हैं वो जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो हमें अच्छा प्राप्त होता है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है कि पशुपालन क्या होता है, तो यहाँ से हमें लिखना होगा कि घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास व देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। और लास्ट में पहली क्या कह रही है, अपनी मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर प्राप्त होता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हालांकि मछली मांसाहार है, लेकिन समुद्र के तटों पर रहने वालों के लिए एक भोजन का मुख्य अवयव है ये, और इससे कॉड लिवर प्राप्त होता है। ये एक प्रश्न बन सकता है छोटा सा कि कॉड लिवर कहाँ से प्राप्त होता है, तो मछली से प्राप्त होता है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हमें आपने क्या सीखा पढ़ना है, जो कि इस लेसन के प्रमुख बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। इस लेसन के लेसन अपना कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाएंगे कंप्लीट, तो जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे अगले वीडियो में, तो हम लोग इन खास बिंदुओं को उस समय पढ़ेंगे, ताकि लेसन का एक माइंड में रिवीजन हो जाएगा। एक तरह से खास बातें अपनी लेसन की ध्यान में आ जाएगी। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपने क्या सीखा है वाले बिंदु भी पढ़ लेंगे, और इसमें पूरे लेसन की समरी भी हमारे माइंड में रिकॉल हो जाएगी, और फिर हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं, ये जरूर हम डिस्कस कर लेते हैं। कृषि पद्धतियाँ कृषि के 7 चरणों को ही कहा जाता है, कि वो सारे कार्य जो हम अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए करते हैं, 7 जो चरण हैं वही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। पशुपालन क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो भी जंतुओं से हमें विभिन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसके लिए जंतुओं को भोजन की, आवास की, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, और ये कार्य जब बड़े तौर पर किया जाता है तो उसको पशुपालन कहते हैं। फसल जब खेत के बड़े भाग में एक ही प्रकार की फसल, एक ही प्रकार के पौधे योजना से उगाए जाते हैं, उसको फसल कहते हैं। उर्वरक क्या होता है, खाद और उर्वरक के बारे में हमने पढ़ा है। ये रासायनिक होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य भी यही होता है कि मिट्टी में जो पोषक पदार्थ हैं, पोषक तत्व है, उनकी पूर्ति की जा सके, उसके लिए उर्वरक डाले जाते हैं। भंडार गृह बड़े बड़े ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर फसल को सुरक्षित रखा जाता है विभिन्न पीड़कों से बचाने के लिए। कटाई एक खेती का चरण है, जिसमें कि हम पकी हुई फसल को काटते हैं और उसमें से दाने अलग करते हैं। सिंचाई एक चरण है, ये भी खेती का, खेत में जो खड़ी फसल है उसको पानी की आपूर्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो सिंचाई होती है। खरीफ की फसल जो होती है वो बरसात में जो हम फसल बोते हैं वो खरीफ की फसल कहलाती है। खाद जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों से बनाया हुआ ऐसी चीज होती है जो कि मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। हल जो है खेत की जुताई और बुआई के लिए उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक तरीका है, आजकल उपयोग नहीं किया जाता, परंपरा से ये होता आया है। ये खेत की जुताई और बुआई में काम आता है। रबी की फसल सर्दी में बोई जाने वाली फसल है। बीज जो होता है, बीज वो चीज है जिससे कि बीज का अंकुरण होकर के पौधा तैयार होता है। साइलो एक भंडार गृह होते हैं जो कि फसल को सुरक्षित रखने के काम आते हैं। बुआई बीज को खेत में
एक सही अनुपात से बोना, जिसमें बीजों के बीच की दूरी सही रहे ताकि सबको पोषण मिले और बीज सही लेवल पर जाकर के गिरे खेत में। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब बीजों को डाला जाता है खेत में, उसको बुआई कहते हैं। भंडारण क्या होता है? कटी हुई फसल को दाने अलग करने के बाद जो दाने या बीज होते हैं उनको सुरक्षित रखना, ये भंडारण कहलाता है। थ्रेशिंग, बीज को भूसे से अलग करना या दाने को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। खरपतवार, खेत में जब मुख्य फसल के अलावा ऐसे अवांछित पौधे उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, वो खरपतवार कहलाती है। खरपतवार नाशी, खरपतवार को हटाने के लिए कई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, इनको खरपतवार नाशी कहते हैं। फटकना, ये बीज को या जो अनाज होता है या जो बीज होता है उसको फसल से या भूसे से अलग करने की जो क्रिया है, उसको किसान, छोटे खेत के जो किसान होते हैं वो हाथ से भी करते हैं। तो ये हाथ से जब बीजों को अलग किया जाता है या दाने को अलग किया जाता है, उसको फटकना कहते हैं, विनोइंग कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये कुछ खास प्रमुख शब्द थे जो इस लेसन में हमें आए थे और जिनको देखने से काफ़ी चीज़ों हमें रिवाइज हो जाती है हमारी। और इसी तरह ये कुछ खास बिंदु दिए हुए होते हैं हर लेसन के लास्ट में, आपने क्या सीखा। काफ़ी बिंदु हैं ये भी, और जब हम इनको पढ़ेंगे, इनको रीड करेंगे, तो ये एक तरह से पूरा लेसन की समरी है, इसका सारांश है लेसन का, और हमारे माइंड में वापस रिवाइज हो जाएगा पूरा लेसन, ताकि हम क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने में हमारे को हेल्प मिलेगी और आसानी से हम क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे, बता पाएंगे। So dear students, time is over now. We have to finish our today's video. We will meet in the next video. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। Till that, तब तक try to understand the lesson. आप लेसन को अंडरस्टैंड करने में, समझने की कोशिश करें, एंड ट्राई टू लर्न द वेरियस थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको लर्न करने की कोशिश करें। लाइक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कृषि के 7 चरण हैं, या जो मैंने बीच बीच में जो डेफिनेशंस के बारे में बताया, और मैंने जो बताया कि ये क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह की जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बीच बीच में, उनको लर्न करने की कोशिश करें। Okay dear students, we will meet in the next video. See you and bye.